नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहना मतलब अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, तो इसके वजह से कभी ना कभी उनमें कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से 21 रीजन्स है जो आगे जाके डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे रीजन्स है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे हम मेन 21 रीजन्स लेके आए हैं। तो सबसे पहला रहता है मिस एप्रोप्रिएशन या फिर मिस एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स ऑफ द सोसाइटी। जो भी कलेक्शन होता है फंड्स का, अगर उसका प्रॉपर यूज़ नहीं होता है, जैसे कि मेंटेनेंस का कलेक्शन है, सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड, ऐसे सारे फंड जो कलेक्ट किए जाते हैं, अगर सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी उसका प्रॉपरली यूज़ नहीं करती है, उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करती है, तो ये एक डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो सकता है। सेकेंड है नॉन सप्लाई ऑफ इशूइंग ऑफ पासबुक या फिर लेजर टू द मेंबर को राइट है कि उसका एनुअल पासबुक या उसको लेजर मिले, ताकि वो उसके एंट्रीज को वेरीफाई कर सकता है, और अगर उसको फ्लैट सेल करना है या लोन लेना है तो उसके लिए वो उसका आउटस्टैंडिंग कितना है, या फिर अगर वो एनओसी लेना चाहते हैं सोसाइटी से किसी भी तरीके की, तो उसके लिए भी उसको उसका जो लेजर है वो वेरीफाई करना रहता है। तो इसके लिए अगर सोसाइटी उसको ये पासबुक या उसका लेजर अगर इशू नहीं करती है, तो इस केस में भी डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड आता है रिकवरी ऑफ द ड्यूज। डिफ़ॉल्टर मेंबर अगर उसका मेंटेनेंस कंटिन्यूसली 6 मंथ तक पे नहीं करता है, तो मैनेजिंग कमेटी को ये अथॉरिटी रहता है कि वो लीगल एक्शन उनके अगेंस्ट ले ले। लेकिन अगर सोसाइटी लीगल चार्जेस उनके मेंटेनेंस बिल में ऐड कर रही है, और ये प्रोसेस क्रिएट करते करते अगर उन्होंने प्रॉपरली उनसे कम्युनिकेट नहीं किया, कुछ भी मिसकम्युनिकेशन हुआ, तो उसके दौरान भी डिस्प्यूट खड़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा आता है एक्सेस रिकवरी फ्रॉम द मेंबर्स। द सोसाइटी अगर एक्सेस कोई भी चार्जेस रिकवरी के दौरान मेंबर से चार्ज करती है और उसके एविडेंस नहीं दे पाती है या उसके जस्टिफिकेशन वही नहीं दे पाती है, तो इसमें डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पांचवा आता है अनइक्वल वाटर सप्लाई। हर एक मेंबर को राइट है कि उनको वाटर सप्लाई जो भी है वो प्रॉपरली मिले, क्योंकि वो उनकी बेसिक नीड है। लेकिन अगर वो इक्वल सप्लाई नहीं मिलता है, मीन्स अगर ABCD ऐसे 4 विंग से, लेकिन किसी एक विंग को कम पानी जा रहा है, किसी सेकेंड विंग को अगर ज़्यादा पानी जा रहा है, या फिर फर्स्ट फ्लोर से लेके 4th फ्लोर तक, तो थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि फोर्स जो रहता है पानी का वो नीचे जाता है, और ऊपर के लोगों का हमेशा कंप्लेंट रहता है कि हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। लेकिन सोसाइटी अगर इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रही है और ABC में से किसी एक विंग को ही पानी अच्छा जा रहा है, बाकी दूसरे विंग को नहीं जा रहा है, ऐसा ही कुछ अगर सिचुएशन क्रिएट हो जाए आपकी सोसाइटी में, तो उसकी वजह से भी डिस्प्यूट के चांसेस बढ़ जाते हैं। छठा आता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आउटगोइंग एंड इनकमिंग मेंबर। अगर जो आउटगोइंग मेंबर है वो उसके ड्यूज़ को क्लियर नहीं करता है, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंप्लीट नहीं करता है, सोसाइटी को इनकमिंग मेंबर से इंट्रोड्यूस नहीं करवाता है, तो इस केस में जो इनकमिंग मेंबर है उसके बीच में और आउटगोइंग मेंबर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसकी वजह से डिस्प्यूट होने के भी चांसेस रहते हैं। 7th आता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। हर एक आदमी का बिलीफ अलग रहता है, और उनका जो एक्शन रहता है वो उनकी बिलीफ सिस्टम पे ही रहता है, तो इसमें कई प्रकार के क्लैशेस आने के चांसेस भी होते हैं, और इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने के चांसेस भी हो जाते हैं, डिस्प्यूट उससे भी क्रिएट होता है। 8वां आता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉय ऑफ द सोसाइटी एंड सोसाइटी। अगर सोसाइटी अपने स्टाफ को ऑन टाइम पे नहीं कर रही है, या किसी भी कारणवश अगर वो उसका सैलरी रोक के रख रही है और उसको जस्टिफिकेशन नहीं दे रही, जैसे सिक्योरिटीज़ के सैलरी हो, गार्डनर की सैलरी हो, या हाउसकीपिंग या स्वीपर मैन, उसकी सैलरी अगर बिना कोई कारण दिए रोके रख रही है, तो वो भी आगे जाके डिस्प्यूट का कारण बन सकती है। 9th रीज़न है नॉन कंडक्टिंग द इलेक्शन बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स ऑफ द सोसाइटी। जो एग्जिस्टिंग कमेटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी टर्म्स है सोसाइटी का, उसके टर्म के पहले उनको इलेक्शन कंडक्ट करवाना है,
अगर वो इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाती है और अपनी जिम्मेदारी को झटक देती है तो इससे भी डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 10th आता है मैनेजिंग कमिटी नॉट टेकिंग केयर ऑफ द इसेंशियल थिंग। मैनेजिंग कमेटी का अपॉइंट करने के पीछे पर्पज़ ही यही रहता है कि इसेंशियल थिंग्स को वो कैरी आउट करे। फॉर एग्जांपल अगर कुछ माइनर रिपेयरिंग है, इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल हो सकते हैं, कुछ प्लम्बिंग वर्क है, या डे टू डे के जो भी ट्रांजैक्शन है, सिक्योरिटीज़ को हैंडल करना है, या स्वीपर्स को हैंडल करना है, अदर स्टाफ को हैंडल करना है, मेंटेनेंस बिल बनाने हैं, ऐसे कई सारे काम हैं जो उनको करने रहते हैं और उसी के लिए उनको अपॉइंट वहाँ पे किया जाता है। अगर वो उस इसेंशियल थिंग्स को कैरी आउट नहीं करते हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं तो इससे भी डिस्प्यूट होने के चांसेस सोसाइटी में बढ़ जाते हैं। 11th आता है कि मैनेजिंग कमिटी इज कीपिंग टू द जनरल बॉडी मेंबर्स फॉर मेजर वर्क अप्रूवल। मैनेजिंग कमेटी को जनरल बॉडी का अप्रूवल हर एक मेजर डिसीजन में लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेजर रिपेयर्स आपकी सोसाइटी में होने जा रहे हैं या आपके यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होने जा रहे हैं, किसी फैसिलिटीज़ को ऐड करने जा रहे हैं जिसके लिए बड़े फंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस दौरान उसको जनरल बॉडी में इस रिजोल्यूशन को पास करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसको स्किप करके मैनेजिंग कमेटी कोई भी डिसीजन ले रही है तो इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं और वो एक डिस्प्यूट का बड़ा कारण बन जाता है। 12th आता है नॉन मेंटेनेंस और इनकम्प्लीट मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ द सोसाइटी। मैनेजिंग कमेटी को केयर लेना चाहिए कि जो भी रिकॉर्ड्स है, सोसाइटी के अकाउंट्स है, उसको अगर वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं करती है, जो भी स्टैट्यूटरी रजिस्टर है उसको भी अगर वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं करती है तो स्मूथ फंक्शनिंग सोसाइटी में नहीं हो पाता और ये इनकम्प्लीट या फिर नॉन मेंटेनेंस सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो जाता है, तो इसकी वजह से भी डिस्प्यूट कई जगह पे बढ़ जाते हैं। 13 आता है नॉन प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल रिकॉर्ड्स या फिर एनुअल रिपोर्ट्स विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड। मैनेजिंग कमेटी को एक प्रिस्क्राइब पीरियड दिया गया है बायलॉज में कि विद इन द पीरियड ही उनको एनुअल अकाउंट्स रिपोर्ट्स जनरेट करने हैं। अगर वो उस पीरियड में जनरेट नहीं करती है और इसके वजह से अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या आप रजिस्ट्रार में आपके रिपोर्ट्स भी ऑन टाइम सबमिट नहीं कर पाए तो इसके वजह से भी डिस्प्यूट होने के चांसेस खड़े हो जाते हैं। 14 आता है नो क्लेरिफिकेशन और एविडेंसेस ऑफ द एक्सपेंसेस डन बाय मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स। मैनेजिंग कमेटी अगर कोई भी एक्सपेंसेस करती है सोसाइटीज़ में, रिपेयर्स के लिए होते हैं, स्टेशनरीज के लिए होते हैं, सैलरीज के लिए होते हैं, या और कोई भी एक्सपेंसेस जैसे यूटिलिटीज़ के पेमेंट कर रही है या और कोई भी पेमेंट्स अगर सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी कर रही है, बट अगर उसके एविडेंसेस वो नहीं रख रही है, उसका क्लैरिफिकेशन अगर वो नहीं दे पा रही है जनरल मेंबर्स को, तो ये भी डिस्प्यूट होने का एक चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। 15 है नॉन कॉलिंग ऑफ मैनेजिंग कमेटी मीटिंग्स एज प्रिस्क्राइब इन द लॉज। एज पर बायलॉज एवरी मंथ मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए। अगर एवरी मंथ मैनेजिंग कमेटी ये मीटिंग कंडक्ट नहीं करती है और डे टू डे के जितने भी अफेयर्स है या कंप्लेंट है उसको अगर एड्रेस नहीं करती है, जो भी इंटरनल इश्यूज़ है उसको एड्रेस नहीं करती है, तो इसके वजह से कई सोसाइटीज़ में डिस्प्यूट बहुत पैमाने पे बढ़ जाते हैं। 16 आता है नॉन कॉलिंग ऑफ जनरल बॉडी मीटिंग विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड। मैनेजिंग कमेटी को जनरल बॉडी की मीटिंग एटलीस्ट वंस इन अ ईयर तो कंडक्ट करनी ही चाहिए। एज पर बायलॉज ये कंपलसरी है और कोई भी अगर मेजर डिसीजंस लेने हैं तो उसमें भी उनको स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड कंडक्ट करवानी ही है। अगर इस डेडलाइन में वो मीटिंग कंडक्ट नहीं करवाते हैं तो कोई भी मेंबर जाके रजिस्ट्रार को भी कंप्लेंट कर सकता है और इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के चांसेस सोसाइटीज़ में बढ़ जाते हैं। 17 आता है नॉन इशुएंस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। अगर मैनेजिंग कमेटी में कोई भी केस के लिए किसी भी मेंबर का अगर शेयर सर्टिफिकेट होल्ड पे रखा है या उसने ट्रांसफ़र के लिए दिया है या उसने और किसी कारणवश अगर मैनेजिंग कमेटी को सबमिट किया है, लेकिन वो अगर उसको मेंबर को टाइम पे इशू नहीं करता है, या अगर आपकी नई सोसाइटीज़ है और सबके शेयर सर्टिफिकेट दिए हैं लेकिन किस सच मेंबर्स को आप सोसाइटीज़ का
शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहे हैं तो इस केस में भी डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए मैनेजिंग कमेटी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि जो भी रिकॉर्ड्स है या जो भी आप डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो वो जो भी है ऑन टाइम मेंबर्स को इशू कर देने चाहिए, और बाकी के रिकॉर्ड्स भी आपको ऑन टाइम मेंटेन करने हैं, ऑन टाइम ही उसको अपडेट करना है। 18 आ जाता है रिफ्यूज़ल ऑफ मेंबरशिप। एवरी मेंबर को ये राइट है कि उसको सोसाइटी का मेंबरशिप मिले। अगर सोसाइटी ट्रांसफ़र भी होके कोई अगर मेंबर रीसेल में फ़्लैट लेता है और ट्रांसफ़र करके अगर मेंबर बनने के लिए अगर रिक्वेस्ट देता है तो उसका जो भी है नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद 100 रुपीज़ लेके उसका फॉर्म फिलअप करवा के मैनेजिंग कमेटी को उसका मेंबरशिप एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ सच केसेस में अगर कुछ कंडीशन है तो उस केसेस में वो रिफ्यूज़ कर सकती है, लेकिन अगर विदाउट रीज़न वो किसी मेंबर को मेंबरशिप के लिए रिफ्यूज़ कर रही है तो इसके वजह से भी डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 19 आता है डिमांड ऑन एक्सेस प्रीमियम फॉर द ट्रांसफ़र। सोसाइटी ट्रांसफ़र होते समय कितना ट्रांसफ़र फीस भरना है ये बायलॉज में ऑलरेडी कंसिडर किया गया है। अगर उससे ज़्यादा चार्ज अगर या फिर डिमांड करती है सोसाइटी तो उसमें भी डिस्प्यूट होने के चांसेस होते हैं। 20 आता है डिफ़ॉल्टर या फिर डिसक्वालीफाइड मेंबर ऑन द कमिटी। कमिटी के जितने भी मेंबर हैं उनको ये केयर लेना है कि वो कभी भी डिसक्वालीफाइड कैटेगरी में ना जाए या डिफ़ॉल्टर कैटेगरी में ना जाए, अपना मेंटेनेंस वो ऑन टाइम पे करे। अगर वो वैसा नहीं करती है, वो अगर खुद डिफ़ॉल्टर है तो उनको कोई भी हक नहीं है कि वो कमेटी में रह सकते हैं। 21 एंड लास्ट आता है रिजेक्शन ऑफ द नॉमिनेशन। एवरी मेंबर को उसका नॉमिनेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है और मैनेजिंग कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी भी मेंबर का नॉमिनेशन फॉर्म आता है तो उसका वेरिफिकेशन करके मैनेजिंग कमेटी में डिस्कस करके उनको नॉमिनेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अगर किसी केस में वो नॉमिनेशन को रिजेक्ट करते हैं और उसका प्रॉपर रीज़न नहीं बताते हैं तो इस केस में भी डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये सारे 21 रीज़न्स हमने यहाँ पे लिए हैं। अगर ये आपको आर्टिकल में डिस्क्रिप्टिव में पढ़ना है तो आप हमारे वेबसाइट में जाके भी इसको पढ़ सकते हैं, दैट इज़ www.shivconsultancy.org.in। यहाँ पे हमने सिर्फ अभी रीज़न्स डिस्कस किए हैं, इस पे सॉल्यूशंस अभी नहीं बताए हैं। तो प्लीज़ हमसे कनेक्ट रहिए और नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस और इसको कैसे रिजॉल्व करना है, इस डिस्प्यूट्स को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे स्मूथ फंक्शनिंग रख सकते हैं, इसके रिजोल्यूशंस और इसके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत कीजिए, क्योंकि सोसाइटी से रिलेटेड हम बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आ रहे हैं। तो इसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे कनेक्टेड रहिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वह पहले ही आपके यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच और हमसे कनेक्टेड रहिए, हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।